हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अधिगम स्टार्ट। आज की क्लास है प्राचीन भारत का इतिहास। तो आज की क्लास स्पेशल होगी टीजीटी पीजीटी, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस टीजीटी पीजीटी हो, सभी के लिए प्राचीन भारत का इतिहास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि 1750 ईस्वी पूर्व ये ईस्वी पूर्व है क्या? सबसे पहले तो इसी को देख लीजिए, ईस्वी पूर्व क्या है। ईस्वी पूर्व का मतलब है ईस्वी से पहले की बात। ये ईस्वी और यहाँ से चलेगा, ये 0 है, पहले 1 साल होगा, फिर 2 साल होगा, फिर 3 साल होगा। वैसे ही ईस्वी पूर्व है, ये बीसी और एडी भी होता है, इसको बीसी भी बोलते हैं, और ये इसको एडी बोलते हैं ईस्वी को। अब बीसी और एडी में क्या अंतर है? बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो यीशु थे उनके जन्म से पहले की बात। और यहाँ से हम लगाएंगे, ये हमने इसको 0 मान लिया, जब यीशु का जन्म हुआ था तब से। 1 2 3 ये ईयर हैं, ये आपको घटते क्रम में नज़र आएंगे, घटती हुई, और ये आपको बढ़ती हुई। तभी बोला है कि 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल। तो ऐसे करते जब 2500 हो जाएगा और उससे फिर हम आगे चलेंगे 1750 ईस्वी पूर्व की ये बात है। जहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा, ये कई जगह आपको पढ़ने को मिलेगा, ईस्वी और ईस्वी पूर्व में क्या अंतर है। ईस्वी पूर्व का अर्थ है जब यीशु, हमारे जो ईसा मसीह थे, उनका जन्म हुआ था उससे पहले का काल, और जो जन्म होने के बाद की है बात, वो है ईस्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यह सभ्यता, देखिए, यह सभ्यता उत्तर में मांडा। अगर मैं आपको नक्शे में दिखाऊं, ये भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का होगा। ये थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है, तो ये वाली जगह उत्तर में मांडा, और उत्तर में क्या है? ठंडी जगह है, और जहाँ पर है जम्मू कश्मीर, J&K। तो उत्तर में एक जगह है मांडा या जम्मू कश्मीर, उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद देखिए दक्षिण में दैमाबाद, दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, और दक्षिण में दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। पूर्व में आलमगीरपुर यानी कि मेरठ की बात यहाँ पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ। पश्चिम में सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, तक इसको माना जाता है। और ये मैंने बनाया था ऐसे, पूर्व पश्चिम में बलूचिस्तान, पूर्व में मेरठ, उत्तर में मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र। आगे देखिए, तक विकसित, ये काल आग ऐतिहासिक काल से संबंधित या कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब आग ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है, लिखित विवरण नहीं है, और अगर लिखित विवरण है भी तो उसको पढ़ा नहीं गया। या कांस्य युगीन सभ्यता जिसमें कांस्य का प्रयोग हुआ है, और वो कांस्य का प्रयोग क्या था आगे आप देखिए, वो कौन सा कांस्य था? सिंधु सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया सभ्यता के जैसी थी या समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और किस सभ्यता के समकालीन थी? मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता, यानी कि इसमें नगर जैसे कार्य थे। जो आज हम नगरों में देखने को मिलते हैं ना, जो चीज़ें में, वो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। यह नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति प्रचलित थी। ग्रिड पद्धति ये एक पद्धति है जिसके तरीके से घरों को बनाया गया था। ठीक। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, यानी कि उसमें भावों को दिखाया गया था, ना कि उसमें लिखित था कुछ कि हम पढ़ के समझें। उसमें भाव दिखाए गए थे, जो दाएं से बाईं ओर जो लिखी गई थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सैंधव समाज कैसा था? यानी कि सिंधु समाज था कैसा? मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि माता को ज़्यादा इज्जत दी जाती थी या बड़ा माना जाता था, तवज्जो दी जाती थी, यानी कि ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। अगर क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? पितृसत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक कैसी सभ्यता थी? तो आप लगाएंगे मात्र सत्तात्मक समाज था। सैंधव समाज कैसा था? किसकी पूजा की जाती थी? कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी। और उगाने में गेहूं तथा जौ के साथ साथ कपास की खेती भी करते थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनका उत्खनन किसने करवाया? किस वर्ष में करवाया? किस नदी के पास है? उनकी स्थिति और वहाँ से कौन से साक्ष्य मिले, ये मैं आपको अब बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, हड़प्पा की खोज, पहली जो जगह थी वो कौन सी मिली थी? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। अभी ये बहुत कंफ्यूज होता है, ऑप्शन आता है 1920, 1921, 1922, 1923। तो आप जहाँ तक है ना 1920 को चुनोगे, लेकिन 1920 इसका राइट आंसर नहीं है, 1921 इसका राइट आंसर है। और ये किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, मोंटगोमरी एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे है हड़प्पा। और इसकी खोज की दयाराम साहनी ने कब की? 1921 में। इसके प्रमुख साक्ष्य थे मोहरों पे एक श्रृंगी पशु, मोहरों पे क्या मिला है? मोहरें मिली हैं, पैसों की तरह होती थी, मतलब पैसे नहीं होते थे, मोहर जो स्टैम्प होता है ना, सॉरी मैंने पैसे गलत बोल दिया, रुपए, वो एक अलग चीज़ है। अभी जो ये स्टैम्प होता है वहाँ ऐसे वहाँ पर मोहरें मिली, जो एक श्रृंगी पशु, जिसमें क्या छपा था? एक सींग का पशु। पशु के ऊपर, कभी आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, लास्ट में एक पशु दिखाया गया है जिसका एक सींग दिखाया गया है, वो मूवी इसी पर आधारित है, मोहनजोदारो। तो उसमें क्या, एक श्रृंगी पशु और तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। अब तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसकी खोज, अभी मोहनजोदड़ो कैसा लगा? बड़ा सा नाम लगा ना, जैसे बड़ा सा नाम बोल दिया मैंने।
और ऐसे ही बड़ा सा नाम खोजकर्ता का है, राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। अब ये हड़प्पा है तो दयाराम साहनी ने की, और उस दयाराम साहनी बड़ा छोटा सा, बड़ी दया दिखाई कि छोटा सा नाम रखा दयाराम साहनी। 1921 में 20 में कुछ नहीं, 20 को खाली छोड़ो, 21 से स्टार्ट किया, 21 में किया, 22 में किया। तो अभी क्या मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। खोज की राखलदास बनर्जी ने 1922 में। सिंधु नदी के किनारे ये जगह है, लरकाना पाकिस्तान में स्थित है। ये भी पाकिस्तान में है, ये लरकाना पाकिस्तान में, ये मोंटगोमरी हड़प्पा पाकिस्तान में है। लरकाना में मोहनजोदड़ो स्थित है। यहाँ के प्रमुख साक्ष्य क्या थे? प्रमुख साक्ष्य मोहनजोदड़ो के प्रमुख साक्ष्य 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ यानी कि शिव को ही पशुपतिनाथ बोला जाता है। पशुपतिनाथ, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार व स्नानागार। अन्नागार जहाँ पर ये अपना अनाज रखते थे, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर एक मतलब अनाज रखने की कोई जगह होगी तो उसको विशाल अन्नागार बोला गया। और स्नानागार या कि नहाने की कोई जगह थी जिसको एक विशाल जगह बोला गया है, और ये यहाँ की मशहूर जगह मानी गई। प्रमुख साक्ष्य 3 मुख वाले देवता, पशुपतिनाथ, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार व स्नानागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब देखिए चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई दुर्ग नहीं मिला, ये बिना दुर्ग वाला स्थल है। और इसकी खोज की उत्खननकर्ता कौन थे? NG मजूमदार। अभी मैंने बताया हड़प्पा के कौन थे? अभी मैंने बताया था छोटा सा नाम, छोटा सा ही काम। हड़प्पा की खोज की छोटा सा नाम दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। चन्हुदड़ो बिना दुर्ग वाला स्थल है, खोज की NG मजूमदार ने, और ये खोज की थी 1931 में। अब ये फिर से स्टार्ट हो गया, देखो 1931। अब सारा छोड़ दिया, 30 को छोड़ो, 31 से स्टार्ट करो। सिंधु नदी के किनारे है, सिंध पाकिस्तान में स्थित है, और ये पाकिस्तान में, ये भी जगह कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ के साक्ष्य देखिए, यहाँ के साक्ष्य कौन से हैं? प्रमुख साक्ष्य मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन आएगा, मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो से। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, 1953 में की, और ये कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित हनुमानगढ़, राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़, वहाँ पर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा से ही आपको पता चल जाएगा, कई बार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। आगे देखिए, यहाँ के प्रमुख साक्ष्य जुते हुए खेत, जुता हुआ खेत मिला, और नक्काशीदार ईंटें मिली। नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिली? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। और किस सन में? 1953 में। किस जगह पर? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखिए, रंगपुर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में रंगपुर स्थित है। खोज SR राव ने सन 1953 में की, 1953 तक 54 तक ये चली, जो मादर नदी के किनारे काठियावाड़ गुजरात में स्थित है। यहाँ के प्रमुख साक्ष्य रंगपुर में क्या मिला? चावल की भूसी। चावल की भूसी मिली एक प्रकार से, जो कहीं से नहीं मिली थी। कुछ ऐसा लगा कि यहाँ पर चावल की भूसी मिली है, चावल की खेती की जाती है। फिर आगे देखिए, रोपड़। रोपड़ खोज यागदत्त शर्मा ने की, वर्ष 1953-56 तक चली। नदी सतलुज नदी के किनारे रोपड़ पंजाब में स्थित है। प्रमुख साक्ष्य मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला। ये देखिए, पंजाब में स्थित प्रमुख साक्ष्य रोपड़ से क्या मिला? मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला?
रोपड़ पंजाब से। रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। किस सन में इसकी खोज की? जगदत्त शर्मा ने 1953 में की। 1953 से 56 तक ये चलता रहा। आगे देखिए लोथल। लोथल को तो बहुत ही फेमस जगह है, इसको समझाने या बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि लोथल के नाम से एकदम से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या होता था। ये एक व्यापारिक जगह थी। सबसे पहले देख लीजिए कि लोथल की खोज किसने की? SR राव ने की। सन 1957 से 58 तक चली। नदी भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। ये अहमदाबाद भी लिखा नहीं आएगा, गुजरात ही आएगा कि लोथल कहाँ पर स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। और इसके प्रमुख साक्ष्य हैं, यहाँ से मिला डाक यार्ड। डाक यार्ड का मतलब बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब जहाँ पर पानी के जहाज़, जो कि गोदी होती है, जहाज़ खड़े होते हैं सीधी सीधी भाषा में, जहाँ पे मतलब कि पानी के जहाज़ों का एक स्टैंड होता है, यानी कि जहाज़ों की गोदी, सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी। और यहीं से पता चले कि हमारा कहीं और जगह से, विदेशों से क्या व्यापार होता था। उस टाइम पे भी व्यापार होता था। आगे देखिए बनावली। बनावली की खोज किसने की? रविंदर सिंह बिष्ट ने। रविंदर सिंह बिष्ट ने कब की? 1974 में। 1974 में। और नदी कौन सी थी? नदी थी सरस्वती नदी। ये सरस्वती नदी के किनारे कौन सी जगह थी? हिसार हरियाणा। बनावली कहाँ पर स्थित है? हिसार हरियाणा में। हरियाणा में ही आएगा। ये हिसार मैंने लिख दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन बनावली कहाँ पर था? हरियाणा में। और इसकी क्या खोज किसने की? रविंदर सिंह बिष्ट ने 1974 में की। इसका प्रमुख साक्ष्य, बनावली का प्रमुख साक्ष्य था मिट्टी का खिलौना। हल मिला, जो मिला। देखो हल वहाँ से नहीं मिला, कालीबंगा से, जहाँ पर जूते खेत का साक्ष्य मिला। और हल मिल कहाँ से गया? हल मिला बनावली से। और जौ के साक्ष्य मिले। धोलावीरा खोज की JP जोशी ने। धोलावीरा की खोज किसने की? JP जोशी ने की। सन 57 से 58 तक चला। ये मासर एक नदी के किनारे कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? कच्छ के, गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसके प्रमुख साक्ष्य क्या है? जल का उत्तम प्रबंधन। ये देखिए धोलावीरा से आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि जल का उत्तम प्रबंधन कहाँ था? धोलावीरा में था। धोलावीरा में था जल का उत्तम प्रबंधन, धोलावीरा में था। और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। और इसकी खोज किसने की? JP जोशी ने की। किस सन में की? 1957-58 में की, जो कि किस नदी के किनारे है? मासर नदी के किनारे पर है। इसके प्रमुख साक्ष्य जल का उत्तम प्रबंधन। धोलावीरा का प्रमुख साक्ष्य जल का उत्तम प्रबंधन। यहाँ से मिला एक साइन बोर्ड। ऐसे ऐसे निशान लगा देते हैं ना, इधर जाओ, अब ये जगह इतनी दूरी पर है। ये साइन बोर्ड मिला और खेल का मैदान मिला। आगे देखिए, अब आ गया आपका वैदिक काल। इसके बाद ये खत्म हुआ और वैदिक काल स्टार्ट। वैदिक काल में देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के बाद क्या आया? वैदिक काल आया। वैदिक संस्कृति का उदय हुआ, जिसकी जानकारी हमें, वैदिक संस्कृति की जानकारी किससे मिलती है? तो इसके स्रोत हैं, हमें वेद से मिलती है, उपनिषद से मिलती है। अभी उपनिषद नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देती हूँ। तो हमें वेदों की जानकारी किससे मिलती है? वेद से। वैदिक संस्कृति की जानकारी हमें वेद से मिलती है, उपनिषद से मिलती है। वैदिक संस्कृति का कालखंड 1500 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अभी ईस्वी पूर्व की बात चल रही है, तो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। और इसके दो भाग हैं। अभी वैदिक संस्कृति के दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? एक है ऋग्वैदिक काल, इसको दो कालखंडों में बांट दिया गया है। वैदिक संस्कृति का कालखंड कितने खंडों में बांटा गया? दो भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, इनको शामिल किया गया है। वेद भी पढ़े जाएंगे
पुराण भी पढ़े जाएंगे वैदिक काल में और उपनिषदों को भी देखा जाएगा। अब ये क्या है, वेद देखिए क्या है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। ये सभी आप जानते हो कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे पहले देखिए ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। हमेशा आता है एग्जाम में कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, पदात्मक। ये पद भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है, पद भाषा में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित है, देवताओं के बारे में बात की गई है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के मंडल कितने, 10 मंडल हैं। क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, 20, 50, 60, तो आप लगाओगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं, सूक्त हैं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का एक मंडल है, अभी 10 मंडल की मैंने बात बताई है, 10 मंडल हैं। तो इसके ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त में एक सूक्त है। जब 1028 सूक्त हैं तो इसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त। उसमें 4 वर्णों, देखिए 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों का उल्लेख है। अभी क्वेश्चन आएगा कि 4 वर्णों का उल्लेख किस सूक्त में है, तो आप कहेंगे पुरुष सूक्त में। और ये किस मंडल में है, आप बताओगे 10वें मंडल में। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं। और कौन कौन से ये वर्ण हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, अब ये मैंने 10वें मंडल की बात की, अब मैं तीसरे मंडल की बात बता रही हूँ। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्, इस मंत्र का उल्लेख है। और किस मंडल में है, तीसरे मंडल में है। जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ये सूर्य से संबंधित देवी है जो कि सावित्री को संबोधित है। अभी क्वेश्चन आएगा सावित्री या गायत्री, इनकी भी एक कहानी है सावित्री की, तो वो अभी नहीं बताऊंगी मैं। तो चलिए, ये सावित्री को संबोधित है। गायत्री सावित्री ये दोनों बहनें थी। गायत्री का भी नाम आएगा, सावित्री का भी नाम आएगा, तो आप किसको लगाओगे, सावित्री, सावित्री। तो चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद के सर्व प्रमुख देवता, अभी ऋग्वेद पर ही हूँ मैं, अभी आगे नहीं बढ़ी हूँ। तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र, उनको कहा गया पुरंदर। और इनको क्या बोला गया कि इंद्र जी बरस रहे हैं, तो वर्षा के देवता हो गए ये। इंद्र किसके वर्षा हैं, किसके देवता हैं, वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए, ऋग्वेद में जो नदी है सरस्वती, उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। सरस्वती नदी को क्या क्या कहा गया है, नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, इन शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं। अभी हमने ऋग्वेद की बात की है, अब करते हैं हम सामवेद की बात। सामवेद भारतीय संगीत का मूल, इसमें संगीत से संबंधित जानकारी है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का मूल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें संकलित कुछ मंत्र हैं जो कि यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति में ना के मंत्र को जपा जाता, ना के मंत्र को कहा जाता, ना के मंत्रों को बताया जाता कहीं पर, इन मंत्रों को, स्तुति को गाया जाता है। अब गायन से संबंधित है, देवताओं से संबंधित है, ठीक है, सामवेद में। अभी क्वेश्चन सामवेद से बहुत आते हैं। सामवेद के नाम से आप समझ जाओगे कि गायन से संबंधित सॉन्ग, सामवेद सॉन्ग, ये सब आप समझ जाओगे। यजुर्वेद की रचना गद तत्। अब नेक्स्ट देखिए, तीसरे हैं यजुर्वेद। अभी 4 वेद बताए गए थे, ऋग्वेद मैंने पढ़ा दिया, सामवेद मैंने बता दिया, अब यजुर्वेद में मैं आपको बता रही हूँ। यजुर्वेद की रचना गद तथा पद दोनों में की गई है। अब इससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यजुर्वेद गद तथा पद दोनों में। और ऋग्वेद पदात्मक थी, इसकी भाषा गदात्मक नहीं थी, पदात्मक थी। अब यजुर्वेद की दोनों ही है, रचना किस में की गई है, गद तथा पद दोनों में की गई है। इस वेद में कर्म कांड से संबंधित जानकारी है, इस वेद में कर्म कांडों से संबंधित जानकारी है।
अब देखिए चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि का वर्णन है। इसी में जादू टोने से संबंधित, अथर्ववेद में जादू टोने से संबंधित जानकारी है, सामवेद में गायन से संबंधित जानकारी है, और हमारे ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद पदात्मक है और उसमें क्या है, उसमें सूक्त और मंडल है बस। और क्या है, अब अथर्ववेद में जादू टोना, रोग निवारण से मुक्ति, रोग निवारण से मुक्ति के लिए ही जादू टोने का प्रयोग आदि का वर्णन किया गया है, उसमें इससे संबंधित मंत्र है। आगे देखिए, अब पुराणों की बात करते हैं। हमने कहा वेद पुराण उपनिषद की बात की थी, तो अब पुराणों की बात हम कर रहे हैं। अब पुराणों की संख्या कितनी है, 18। क्वेश्चन आता रहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। अब देखिए उपनिषद, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। अब 18 है और 108 में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कभी इसकी एक जीरो गायब कर दो आप कि 108 लग रहा है हमें, क्या है 108, पुराण लग रहा है। उपनिषद कितने लग रहे हैं, 18। ये हर किसी को मालूम है, पर आपको भी हो जाएगा। 1-2 बार आप क्लास इसको 2 बार देखोगे तो आपको रट जाएगा पुराणों की संख्या, और इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन भी लगवा दूंगी, ऐसी बात नहीं है। और ये इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, ये उपनिषद है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है और भारत का हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है जो कि सत्यमेव जयते है, कि सत्य की ही जीत होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखिए, महाजनपद काल आ गया, खत्म, ये चारों वेद खत्म हो गए हैं। अब आगे देखिए इसको, आगे आ गया महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी जब चले, अब शताब्दी क्या है, शताब्दी बोलते हैं हम 100 वर्ष को, और दशक बोलते हैं 10 वर्ष को। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। क्वेश्चन इतना ही आएगा, ज़्यादा आपको इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो छठी शताब्दी जब चल रही थी, यानी कि चल रहा था 500 कुछ, समझ में आ रहा है आपको, 500 कुछ चल रहा था। अभी मैंने 1500 से 600 पे किसको ख़त्म किया, वैदिक काल को ख़त्म किया, तो 600 तक चला, अब चालू हो गया 500। तो यानी कि अब 500 की बात हो रही है, यानी कि 501 भी हो सकता है, 502 भी हो सकता है। तो ये छठा तो चालू हो ही रहा है ना इसके साथ में। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी चर्चा हमें किससे मिलती है, 16 महाजनपदों की चर्चा हमें किससे मिलती है, बौद्ध ग्रंथ है एक, अंगुत्तर निकाय, बौद्धों का एक ग्रंथ है, देखिए ध्यान से, बौद्धों का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भी एक भगवती सूत्र। अभी ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, किस धर्म से संबंधित है। तो अंगुत्तर निकाय तो है बौद्धों से, यानी कि बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म से है भगवती सूत्र। और ये दोनों है ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय है बौद्धों का ग्रंथ, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। आगे देखिए, 16 महाजनपद और उनकी राजधानी हमेशा आती है, कोई टाइम वेस्ट चीज़ नहीं है, हमेशा आता है 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। अब देखिए, महाजनपद राजधानी, मगध की राजगृह, कौशल की श्रावस्ती, बहुत आसानी से रट जाएगा आपको, वज्जी की वैशाली,
अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, कुरु की हस्तिनापुर, अवंती की उज्जैनी, महिष्मती। देखिए मगध राजगिरा या ग्रीवर्ज, कौशल श्रावस्ती, वज्जी वैशाली, अंग चंपा, वत्स कौशाम्बी, कुरु हस्तिनापुर, अवंती उज्जैनी, महिष्मती। आगे देखिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही मैंने इसमें लिखाई हैं और मैंने नहीं लिखाई हैं, इम्पोर्टेंट को ही मैंने इसमें डाला है। अब देखिए धार्मिक आंदोलन हुआ उसके बाद। छठी सदी ईसा पूर्व में, जब छठी सदी ईसा पूर्व में, मैंने अभी बताया था छठी सदी यानी कि 540 होगा, कुछ 540 होगा, 550 होगा, तो ये छठी सदी ही चल रही थी। ब्राह्मणवादी कर्मकांड के विरुद्ध नास्तिक एवं अनीश्वरवादी जैन व बौद्ध धर्म का उदय हुआ। नास्तिक समझ रहे हैं आप, जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते, अनीश्वरवादी, ये इनका उदय हुआ। उसके बाद देखिए जैन धर्म, ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, समझ में आ रहा है आपको? तो ये इनको नास्तिक बोला गया, अनीश्वरवादी बोला गया, और ये दो ही धर्म थे, जैन और बौद्ध। इनका उदय हुआ छठी सदी ईस्वी पूर्व में। आगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कह लो, प्रथम तीर्थंकर कह लो, कौन थे? ऋषभदेव। 23वें, बीच वाले जो भी थे 24 तीर्थंकर थे, लेकिन उनकी हम बात नहीं करेंगे। हम पहले तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर पर इसलिए आए हैं क्योंकि यही फेमस है और इन्हीं को पूछा जाता है। अब इनके बीच में जो गए थे उनको नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पहले ऋषभदेव, दूसरे पार्श्वनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो महावीर स्वामी को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म के संस्थापक क्यों लिखा गया? क्योंकि प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे, इसलिए इनको संस्थापक भी बोल दिया गया। लेकिन महावीर स्वामी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर नहीं थे, लेकिन संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए, सबसे बाद में गए। मतलब स्थापना की, लेकिन तीर्थंकर बने 24वें और अंतिम बने। और कितने तीर्थंकर थे? 24 ही थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव का नाम इसलिए आया है कि इन्हें संस्थापक इसलिए माना गया है क्योंकि ये प्रथम तीर्थंकर थे। समझ में है आपको? अभी आप बोल रहे होगे यहाँ पर भी संस्थापक बोल दिया, यहाँ पर भी इनको बोल दिया। वही मैंने बोला ना, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में फ़र्क होता है। एक तो ऐसे बोल दिया इन्होंने स्थापना की है, भाई ये गए हैं पहले, और जो 24वें थे उनको बाद में, लेकिन इस वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया? निघंटनाथ। अब जो बौद्ध साहित्य है, अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म इनका उदय एक साथ हुआ। कई बार आप बौद्ध धर्म को पहले पढ़ोगे, आप चाहे बौद्ध धर्म को पढ़ लो आप या जैन धर्म को पढ़ लो, बात एक ही होगी। ठीक, मैंने जैन धर्म पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, ज़्यादातर बौद्ध धर्म को पढ़ाते हैं क्योंकि ये दोनों ही धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले किसका उदय हुआ? ये किसी का पहले या बाद में नहीं हुआ, ये दोनों ही धर्म एक साथ आए, दोनों का ही उदय एक साथ हुआ। तो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया? निघंटनाथ पुत्र कहा गया। ये आपको याद रखना होगा। महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक, मैंने अभी बताया था आपको। अब देखिए महावीर स्वामी का जीवन परिचय देख लीजिए। इनका जीवन परिचय कुछ इनसे संबंधित जानकारी। 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म स्थान वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। बहुत ही देखिए कुछ कॉमन सी बातें रहेंगी इनकी, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी।
बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि जातक क्षत्रिय कुल के थे। माता तिरसला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी? यशोदा। अभी इनकी पत्नी थी यशोदा, और अभी जो देखिए गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी, मतलब पत्नी थी, उनका नाम था यशोधरा। आगे देखिए, यशोदा महावीर स्वामी की, अभी छोटा नाम पहले आया, तो देखिए अभी मैं आगे भी पढ़ाती हूँ आपको। पुत्री कौन थी? प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री थी, और उनके कौन थे? पुत्र। बुद्धा जी के, गौतम बुद्ध के पुत्र थे। संन्यास धारण किया 30 वर्ष की अवस्था में, गृह त्याग। 30 साल के थे जब घर से निकल गए थे। मृत्यु काल 468 ईसी पूर्व। उम्र 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, निर्वाण की प्राप्ति हुई। अभी मृत्यु नहीं, इनको मृत्यु नहीं लिखा जाएगा। कोई भी जो भी सन्यासी या कोई भी जो महापुरुष होते हैं, उनको हम कभी ये नहीं बोलते मृत्यु कब हुई। अभी जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं, जो देश के लिए मर जाते हैं, उनको शहीद बोला जाता है, और इनको बोला जाता है इन्हें हुई निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हुई? निर्वाण की प्राप्ति हुई। इनको मिला निर्वाण। स्थान था पावापुरी, नालंदा में स्थित है। महावीर स्वामी को जाम्बिक ग्राम रज्जुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष लिखा हुआ है, लेकिन आपको कई जगह ये नाम भी मिलेगा। आपको नाम मिलेगा ये, और ये क्या लिखा है मैंने? अशोक। साल वृक्ष के नीचे या साल लिखा रहे या अशोक, दोनों में से एक पे लगाए। नीचे 12 वर्ष की तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्होंने अपना पहला भाषण जो दिया था, किस भाषा में उपदेश दिया था? प्राकृत भाषा में दिया। अभी देखिए, महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में दिया अपना उपदेश, और गौतम बुद्ध ने दिया पाली भाषा में। बहुत ही अलग अलग सा और बहुत ही सेम सा लगेगा आपको। तो जो उपदेश प्राकृत भाषा में दिया और गौतम बुद्ध ने दिया पाली भाषा में। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, जो कि इनके दामाद थे। अभी मैंने बताया ना, प्रियदर्शनी के पति। जैन धर्म स्यादवाद, अनेकांतवाद, त्रिरतन, ब्रह्मचार्य जैसे सिद्धांतों को मानता है। स्यादवाद ये बहुत आता है। स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन से। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन से। त्रिरतन, अभी इसमें त्रिरतन है, और गौतम बुद्ध में क्या है? त्रिपिटक। यहाँ पर पिटक है और यहाँ पर त्रिरतन है। ब्रह्मचार्य जैसे सिद्धांतों को मानता है। जैन संघ 2 भागों में विभाजित था। वो कौन कौन से थे? इसके भी 2 भाग थे, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर बिना वस्त्र वाले, यानी कि वो बिना वस्त्रों के रहते थे। आगे देखिए, जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई। वो 2 संगतियाँ कौन कौन सी थी? प्रथम 322 ईस्वी पूर्व में या 298 ईस्वी पूर्व तक कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। बहुत पूछा जाता है, हमेशा आता है टीजीटी में कि अध्यक्ष कौन थे? जैन धर्म की प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इसी मीटिंग में क्या हुआ? इसी संगति में क्या हुआ? जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर में बांटा गया। द्वितीय 512 ईस्वी में हुई वल्लभी में, और अध्यक्ष कौन थे? देव श्रद्धिगणी या क्षमा शर्मण। द्वितीय जैन संगति में क्या काम हुआ? द्वितीय जैन संगति में धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, यानी कि लिखा गया। द्वितीय जैन संगति में धर्म ग्रंथों को लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। और प्रथम जैन संगति में 2 वर्गों में बांटा गया, श्वेतांबर और दिगंबर में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा शर्मण श्रद्धिगणी थे। पहली कहाँ पर हुई थी संगति?
पाटलिपुत्र में दूसरी कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। याद रखना होगा आपको। जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक, जो जैन तीर्थंकर थे जो फेमस थे, उनके नाम बोलूँगी और उनके जो प्रतीक थे, जिनके नाम चीज़ों से, उन नामों से उनको जाना जाता है, वो कौन थे? सबसे पहले प्रथम तीर्थंकर देखिए, जिनको बोला गया संस्थापक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और पहले तीर्थंकर इनका प्रतीक क्या था? सांड। ऋषभदेव का प्रतीक सांड। द्वितीय थे अजीतनाथ, प्रतीक था हाथी। तृतीय थे नेमिनाथ, 21वें थे नेमिनाथ और प्रतीक था शंख। 23वें थे पार्श्वनाथ और प्रतीक था सांप। 24वें थे महावीर और प्रतीक था सिंह। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इनको आप याद कैसे रखेंगे, इनके ट्रिक क्या है। ट्रिक भी आपको देखो अभी समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए ऋषभ, अभी वृषभ जिसकी राशि होती है उसमें देखिए सांड का एक चिन्ह दिया रहता है, वृषभ या ऋषभ। आ रहा है समझ में? अभी देखिए अजीतनाथ में थ का उपयोग हो रहा है और इसमें भी हाथी में, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी थ नहीं लगा हुआ है। अजीतनाथ के हाथी में थ लगा हुआ है। नेमिनाथ, इनका प्रतीक शंख, ये आपको खुद ही याद रह जाएगा। पार्श्वनाथ, पार्श्व, सांप का जैसा वर्ड निकल रहा है, पार्श्व सांप। महावीर, अरे सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर तो यही होता है ना, सिंह, शेर ही होता है। महावीर, वीरता जैसे दिखाई तो सिंह ने दिखाई, तो वो आपको याद हो जाएगा। ऋषभदेव सांड, अजीतनाथ हाथी, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ शार्प, महावीर सिंह। चलो ये आगे देखते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म देखिए 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु। पिता थे शुद्धोधन, शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक। शाक्यों के राजा थे और शाक्यों का राज्य था कपिलवस्तु, उसके शासक थे कौन? शुद्धोधन। माता महामाया, पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा जो कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। और गौतम बुद्ध की शादी इन्हीं से हुई। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन और इनका नाम सिद्धार्थ। अभी वहाँ पर महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ और अभी गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ हो रहा है, देख लीजिए। पालन पोषण किसने किया? जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई जन्म देने के बाद ही, और उसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया? गौतमी प्रजापति नाम से थी इनकी मौसी, उन्होंने किया, मौसी ने किया। विवाह की अवस्था 16 वर्ष में शादी हुई। गृह त्याग को नाम दिया गया महावीर निष्क्रमण। घर से निकल गए, निष्क्रमण हो गए, यानी कि निकल गए। 29 वर्ष की आयु में निकल गए थे। ज्ञान प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन, अभी पूर्णिमा मनाई जाती है, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। और कितने साल के थे? 35 वर्ष की आयु के थे। स्थान कौन सा था? बोध गया विहार था। घटना, वो घटना किस ना क्या क्या कहलाई? स्थान था बोध गया विहार। घटना बुद्धत्व प्राप्ति हुई। वृक्ष पीपल का वृक्ष था, इसको बोधि वृक्ष नाम दिया गया बाद में। प्रथम उपदेश दिया पाली भाषा में। अभी प्राकृत भाषा में कौन दे रहे थे? महावीर स्वामी। और पाली भाषा में कौन दे रहे हैं? गौतम बुद्ध। और जगह कौन सी थी? ऋषिपत्तनम भी आएगा या सारनाथ?
कोई भी जगह, कोई भी नाम आ सकता है, ऋषिपत्नम या सारनाथ। घटना क्या कहलाई प्रथम उपदेश की? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब घर से निकलने वाली घटना कहलाई महावीर निष्क्रमण, और प्रथम उपदेश की घटना क्या क्या कहलाई? धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? यानी कि पहली मोंक या पहली साधु, जो लेडी साधु थी। इनके साथ जेंट्स ही साधु थे, लेकिन एक लेडी साधु हुई, जो पहली लेडी साधु हुई इनके साथ में। वो कौन बनी? इनकी मौसी खुद। मृत्यु हुई इनकी 483 ईस्वी पूर्व में। मैं फिर भी कहूंगी इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। दिन था बैसाख पूर्णिमा का। देखिए, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु। स्थान था कुशीनगर। घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। निर्वाण भी नहीं कहलाया, महापरिनिर्वाण उस घटना को नाम दिया गया। बौद्ध धर्म में बुद्ध धर्म संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक पाली भाषा में है। अब ये संघ कौन से है? त्रिरत्न। त्रिरत्न है संघ। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक। सबसे पहले देखिए विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा क्या है? अभिधम पिटक। बुद्ध प्रतीक तथा उनसे संबंधित घटनाएं। अभी जो घटनाएं घटी थी उनसे संबंधित कुछ प्रतीक, कुछ चिन्ह हैं। सबसे पहले देखिए जन्म का चिन्ह क्या है? कमल एवं सांड। गृह त्याग घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष, अभी बताया था, घोड़े पे वो गए थे। निर्वाण पद चिन्ह, पैरों के निशान। मृत्यु स्तूप। मृत्यु के बाद जो इनकी राख थी, जिन राख के कुछ थोड़ी थोड़ी जगह पर उनको स्तूपों में बंद करके रखा गया। स्तूप में है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि स्तूप बने हुए हैं इनकी याद में, उन स्तूपों में कुछ तो होगा। वो स्तूप किस लिए बने? उनमें है क्या? स्तूप में कहीं पर इनके बाल, कहीं पे इनके नाखून, कहीं पे इनके दांत ऐसे रखे हुए हैं। बौद्ध संगीतियाँ। इनकी भी कुछ संगीतियाँ थी। और संगीतियाँ कैसे थी? देखिए मैं बताती हूँ। संगीति देखिए, प्रथम राजगृह, महाकश्यप अध्यक्ष, समय 483 ईस्वी पूर्व और अजात शत्रु का शासनकाल था। द्वितीय वैशाली में सब्बाकामी अध्यक्ष 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक शासनकाल था। तृतीय में पाटलिपुत्र में हुई मोगलीपुत्र के अध्यक्ष हुए 291 ईस्वी पूर्व में अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, वसुमित्र अध्यक्ष, प्रथम शताब्दी में शासनकाल कनिष्क का था। अब ये आपको याद रहने वाले तो है नहीं, तो इसके लिए भी मैं एक आपको ट्रिक बताती हूँ। यहीं पर ट्रिक क्या है? सबसे पहले देखिए राजा महाराजा। तो ट्रिक है, प्रथम राजगृह में महाकश्यप। इसकी ट्रिक होगी राजा महाराजा, महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। अब ये वसुमित्र और कनिष्क ये आपको याद रहेंगे। ये इसकी बौद्ध संगीति की ट्रिक है। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कश्मीर में हुई, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। प्रथम शताब्दी में, पहली शताब्दी चल रही थी कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। आगे देखिए, मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध
हर्यक वंश से नंद वंश तक का काल। अभी हर्यक वंश से नंद वंश तक की बात होगी। मगध का उत्कर्ष हुआ। मगध में सबसे पहले हर्यक वंश का शासन हुआ। मैंने बताया था अभी, हर्यक वंश का सबसे पहले संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार। हत्या किसने की? उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने हत्या की। और किस लिए? सिंहासन के लिए। इसलिए बोला गया अजातशत्रु पिता की हत्या करती। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर मगध में मिला लिया। वज्जी संघ पर आक्रमण किया और मगध में उसको मिला लिया। वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट देखिए उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। क्वेश्चन आएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। और पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया उदयन ने। नेक्स्ट देखिए शिशुनाग वंश। इसका प्रमुख शासक कौन था? शिशुनाग था, जिसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक अंत किसने किया? महापद्म नंद ने। और नई नींव रखी किस वंश की? नंद वंश की नींव रखी। किसने? महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव रखी, जिसका अंतिम संस्थापक कौन रहा? घनानंद। अब नंद वंश का भी अंतिम शासक कौन रहा? घनानंद। और किसने हराया इनको? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहयोग से? कौटिल्य के सहयोग से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? कौटिल्य। घनानंद के काल में ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। किसके काल में सिकंदर का आक्रमण हुआ? घनानंद के काल में। भारत पर किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर का आक्रमण हुआ। और घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। अब देखिए मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से, चाणक्य भी कौटिल्य एक ही नाम है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की। चंद्रगुप्त के महल के अवशेष कुम्हारपटना में मिले हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता एक राजस्व अधिकारी होता था। राजस्व अधिकारी बोलते हैं टैक्सर को, जो कि टैक्स लेता है, राजस्व अधिकारी। समाहर्ता किसको बोला गया? राजस्व अधिकारी को। मौर्य साम्राज्य में एक प्रचलित मुद्रा थी जिसको पन्न कहा गया। प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पन्न, पैसे, मुद्रा, सिक्के। 1905 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक सेल्यूकस के बीच संघर्ष हुआ। अब 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और यूनानी शासक थे एक सेल्यूकस निकेटर। इनके बीच संघर्ष हुआ जिसमें सेल्यूकस हार गया। उसके बाद सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैगस्थनीज को मौर्य के दरबार में भेजा। हमेशा आता है क्वेश्चन, बहुत ही फेमस है, किससे कौन राजदूत बनकर मौर्य के दरबार में आया? मैगस्थनीज। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यहीं पर देखिए मैगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उनकी एक पुस्तक इंडिका की रचना की। किसने? मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य शासन काल में समाज 7 वर्गों में विभक्त था तथा नगर का शासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। मैगस्थनीज ने कहा कि मौर्य शासन काल में समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 7 वर्गों में, और नगर का शासन 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था। अब देखिए नेक्स्ट है बिंदुसार। 297 से 272 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। ये गद्दी पर बैठे। बिंदुसार के शासनकाल में सीरिया का राजदूत डायमेकस भारत आया। डायमेकस किसके काल में भारत आया? बिंदुसार के शासनकाल में। अब बिंदुसार कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। उसके बाद आए अशोक मौर्य। अशोक मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, यानी कि बिंदुसार के बेटे। और 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन रहा। मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था कौन? अशोक।
अशोक मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक था। 269 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा और 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण कब हुआ? 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। कलिंग किस जगह पर है? उड़ीसा में। अशोक ने अपने शासनकाल में शिलालेख उत्कीर्ण करवाए जो ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा खरोष्ट लिपि में लिखे गए। कितनी भाषाओं में लिखे गए? 1, 2, 3, 4। अशोक ने शासनकाल में क्या शिलालेख उत्कीर्ण हुए? शिलालेख किसके शासनकाल में उत्कीर्ण हुए? अशोक के में। अशोक की ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसिप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा। अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख को पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसिप ने। और कब पढ़ा? 1837 ईस्वी में। अशोक के प्रथम वृहद शिलालेख में अशोक का पहला और बड़ा शिलालेख प्रथम जिसमें पशु हत्या पर रोक का वर्णन है। अशोक के 13वें शिलालेख में जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जो 261 ईस्वी पूर्व में मैंने अभी बताया था, कलिंग उड़ीसा में हुआ था, का वर्णन मिलता है किसमें? 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त, जिनके गुरु रहे, से बौद्ध शिक्षा लेने के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। कौन थे इनके गुरु? उपगुप्त से दीक्षा ली। अशोक ने सांची, सारनाथ तथा तक्षशिला में स्तूपों का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीवक संप्रदाय के संतों को गुफाएं दान में दी। गुफाएं भी दान में दी। आजीवक संप्रदाय के नाम से संत थे, उनको बराबर की एक गुफा पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियों का नाम था बराबर। वहाँ की पहाड़ियों में उसने आजीवक संप्रदाय के संतों को गुफाएं दान में दी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वैद्रथ। मौर्योत्तर काल आया उसके बाद सुंग से सातवाहन से कनिष्क तक। मौर्य वंश के शासक कौन थे? वृद्ध जो अंतिम रहे, उनकी हत्या कर पुष्यमित्र सुंग ने हत्या की और 1805 ईस्वी पूर्व में 185 ईस्वी पूर्व है, 185 ईस्वी पूर्व में सुंग वंश की स्थापना की। सुंग वंश की स्थापना कब हुई? 185 ईस्वी पूर्व में। किसने की? पुष्यमित्र सुंग ने। किसकी हत्या करके? वृद्धरथ की। वृद्धरथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे देखिए, पुष्यमित्र सुंग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। अभी कौन थी राजधानी? मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। उज्जैनी किसने बनाया? पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र सुंग ने किसकी हत्या की? वृद्धरथ की। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बदल दी और किसको बनाया? उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया। आगे देखिए, सुंग वंश के काल में अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना की। सुंग वंश के काल में एक अष्टाध्यायी की रचना की किसने? पाणिनि ने। पाणिनि ने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी की। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति रहा। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन रहा? देवभूति। जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक वैद्रथ था, उसी तरह सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। वासुदेव ने किसकी हत्या की? देवभूति की। और फिर किसकी स्थापना की? कण्व वंश की। कण्व वंश अंतिम कण्व शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। देखिए, कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, इसलिए इसमें मैंने इतना डीपली भी नहीं लिखा हुआ है कि अंतिम कण्व शासक कौन रहे? सुशर्मा। और उनकी हत्या किसने की? सिमुक ने। और किसकी स्थापना की? सातवाहन वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। किस वंश का? कण्व वंश का। सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु वंश आया, फिर आया चेदी वंश। चेदी वंश के शासक खारवेल की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल की जानकारी किससे मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से।
अब देखिए हिंदी यवन शासकों का शासनकाल आया जिनको इंडो ग्रीक या हिंदू यवन के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए हिंद यवन शासकों का शासनकाल आया जिन्हें इंडो ग्रीक कहा जाता है या हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे मशहूर सबसे प्रसिद्ध कौन थे? मिनांडर सबसे प्रसिद्ध थे, जिसने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, किससे? नागसेन से। और इसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्नो एक ग्रंथ है से मिलती है। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए। अभी क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंदू यूनानी ने, यानी कि इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक भी कह सकते हैं, हिंदी यवन हिंदी यूनानी भी कह सकते हैं, सोने के सिक्के जारी किए। हिंदू यूनानी के पश्चात भारत पर शकों ने अपना शासन किया। भारत पर शकों ने अपना शासन स्थापित किया। शकों के पश्चात किसानों, अरे ये किसानों नहीं है, ये कुषाणों है। शकों के पश्चात कौन आया? कुषाण। कुषाणों ने अपना शासन स्थापित किया। शकों के बाद कौन आए? कुषाण। कुषाणों का प्रथम शासक कनिष्क, जिनको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, मैंने भी पढ़ाया था, जो कश्मीर में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपने राज्यारोहण से शक संवत की शुरुआत की। शक संवत कब स्टार्ट हुआ? अब ये 78 ईस्वी आ गई है, ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी है। शक संवत की शुरुआत की। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन, चर्क कौन थे? जिन्होंने चर्क संहिता लिखी, ये विद्वान थे। अश्वघोष, नागार्जुन, चर्क किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अभी क्वेश्चन आएगा, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क में। नागार्जुन किसके दरबार में थे? कनिष्क में। चर्क किसके दरबार में थे? कनिष्क में। अब आगे देखिए गुप्त वंश। कुषाण वंश के पतन के बाद, यानी कि कुषाण वंश का जब खात्मा हो गया था, जब उसका पतन हो गया था, तो कुषाण वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में गुप्त वंश का शासन हुआ, और गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश के शासक, अब देखिए आगे मैं पढ़ा रही हूँ, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक इनका शासन रहा। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 322 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। 320 ईस्वी में किसकी? गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक, गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बना कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और शासनकाल 319 से 335 ईस्वी के बीच रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अभी देखिए इनका भी नाम पूछा जाता है, इनकी पत्नियों के नाम पूछे जाते हैं। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ थी, उनका नाम था कुमार देवी से विवाह किया, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना बनी। उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना बनी। समुद्रगुप्त, नेक्स्ट देखिए समुद्रगुप्त जो इन्हीं के बेटे थे, और इनका शासन रहा 335 से 375 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, और ये कुमार देवी इनकी माता हो गई। चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ और समुद्रगुप्त की माता। वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा, किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है।
समुद्रगुप्त के विजय और उसकी जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिसेन, समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि है हरिसेन, द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से क्या मिला? प्रयाग प्रशस्ति। और इससे हमें जानकारी मिलती है किसके? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त को क्या कहा गया? नेपोलियन भारत का। समुद्रगुप्त की विजय, उसकी जानकारी के स्रोत, उसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में मिलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख है। अभी इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का भी उल्लेख है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अभी समुद्रगुप्त के सिक्के थे, उस पर खुद समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल माना जाता है। 375 से 415 ईस्वी का काल गुप्त काल का साहित्य और कला का स्वर्ण काल, जिसमें साहित्य और कला के बारे में बहुत काम हुए, इसे स्वर्ण काल माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी कि विक्रमादित्य ने। अभी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य समझ जाइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान, जो कि 399 ईस्वी पूर्व में भारत आया। फायान कब आया? चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और किस सन में? 399 ईस्वी पूर्व में। फायान 412 ईस्वी में वापस भी चला गया। 412 में वापस भी चले गए। रहा कितने साल? 13 साल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी और इनको कहा गया नवरत्न। क्या कहा गया? नवरत्न कहा जाता था। इन नवरत्नों में कालिदास, अमर सिंह शामिल थे। कालिदास और अमर सिंह भी शामिल थे इन नवरत्नों में। सबसे पहले देखिए, कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में इनका शासन रहा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। अभी पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने की। केंद्र रहा नालंदा, शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नालंदा क्या था? शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। और इसकी स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम ने। अब आगे देखिए, स्कंदगुप्त 455 से 467 तक ईस्वी तक गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक कौन रहा? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक। हुनों के आक्रमण को विफल बनाया, यानी कि जीतने उनको नहीं दिया। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जब उनका शासनकाल चल रहा था, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, यानी कि उसको फिर से बनवाया या मरम्मत करवाई स्कंदगुप्त ने। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, एग्जाम में आ सकता है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, जिसका प्रशासन किसके हाथ में था? ग्रामिक के। ग्राम का प्रशासन किसके हाथ में था? ग्रामिक के। गांवों को मिलाकर क्या बनते थे? पैठ बनते थे। और भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल से स्टार्ट हुआ। गांवों को मिलाकर, कई गांवों को मिलाकर क्या बन जाती थी? पैठ बन जाती थी। और गांव का प्रशासन किसके हाथ में था? ग्रामिक के हाथ में था। भारत में मंदिरों का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ? गुप्त काल से हुआ। जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है। गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकालीन बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता गुफाएं की गुफाएं प्रमुख है।
गुप्तकालीन बौद्ध गुफा मंदिरों में, जो गुप्त काल में बनी थी बौद्ध गुफा मंदिरों में अजंता और बाघ की गुफाएं प्रमुख है। अजंता और बाघ की गुफाएं सबसे ज़्यादा में प्रमुख है, फेमस है। कब की? गुप्त कालीन की। और वो किसकी हैं? बुद्धों की। गुप्त शासकों राजकीय या आधिकारिक भाषा, गुप्त शासकों की जो राजकीय है या आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त कालीन में भाग एवं भोग क्या थे? भाग और भोग क्या थे? राजस्व कर थे, टैक्स था। ये क्या था? टैक्स था। उपज का भाग क्या था? उपज का छठा हिस्सा। भोग क्या था? सब्जी और फलों पर लिया जाने वाला, सब्जी या फल दिया जाता था, उसको क्या बोला गया? भोग। गुप्त काल में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी। क्या लिखी? पंचतंत्र। किसने? विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में पंचतंत्र लिखी। कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम जैसी पुस्तकों की रचना की। कालिदास ने। प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट भी गुप्त काल में ही थे। ज्योतिषविद ब्राह्मीर गुप्त काल में थे। गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त गुप्त काल में थे। चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त काल से संबंधित है। दशमलव तथा शून्य का आविष्कार, पुराण, रामायण तथा महाभारत की रचना गुप्त काल में की गई। गुप्त काल में शून्य, दशमलव का आविष्कार हुआ। अब देखिए शून्य तो ये होता है, दशमलव ये होता है। का आविष्कार किसमें? गुप्त काल में हुआ। पुराण, रामायण तथा महाभारत की रचना भी गुप्त काल में ही की गई। पुराणों की रचना, रामायण और महाभारत की रचना गुप्त काल में की गई। आगे देखिए पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेश्वर में हुई। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। स्थापना कब हुई? थानेश्वर में। पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक इस वंश का महान शासक था। परम माहेश्वर की उपाधि धारण की किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने किसकी? परम माहेश्वर की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के सिक्कों पर शिव पार्वती का चित्र अंकित था। किसके सिक्कों पर शिव पार्वती का चित्र अंकित था? हर्षवर्धन के सिक्कों पर। नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। ताम्रलिप्ति हर्षवर्धन के समय एक प्रमुख बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति किसके समय का एक प्रमुख बंदरगाह था? हर्षवर्धन के समय का। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज बदल दी, स्थानांतरित की। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था जिसने हरिश्चंद्र की रचना की। हर्ष ने स्वयं भी कुछ नाटक लिखे और जिनके नाम इस प्रकार हैं। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। और बाणभट्ट ने, जो कि हर्ष का दरबारी कवि था, हर्ष चरित्र की रचना की। यानी कि हर्ष के चरित्र की रचना की। कैसे पता चलेगा? अब हर्षवर्धन ने हर्षचरित की रचना की, ये मत लिख देना। बाणभट्ट थे जो हर्ष के दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित की रचना की। और हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिकी नामक नाटकों की रचना की। हर्ष का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, हर्ष का एक चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष हार गए। पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी तट पर युद्ध हुआ हर्ष का, इसमें हर्ष की हार हुई। हर्षवर्धन के शासन में चीनी यात्री हुएनसांग। अब हुएनसांग किसके काल में आया? फायान किसके शासन काल में आया? अभी हर्ष से हुएनसांग और फायान आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, तो फिर आराम से याद हो जाएगा। हुएनसांग का यात्रा वृत्तांत सियुकी के नाम से जाना जाता है। हुएनसांग आया और इस यात्रा का कैसे रही उसकी यात्रा, ये हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? सियुकी के नाम से जाना जाता है। सियुकी नाम से जाना जाता है। गुप्तोत्तर वंश, पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। गुप्तोत्तर वंश है एक पल्लव वंश जिसकी स्थापना किसने की? सिंह विष्णु ने की थी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची या कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी कांची या कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन की रचना
पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने की। अब पल्लव का नरेश था महेंद्र वर्मन, उसने मत विलास प्रहसन की रचना की। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ। महाबलीपुरम में रथ मंदिर है, मतलब रथों में मंदिर है, उनका निर्माण किसने किया? पल्लव नरेश थे नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुआ था। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की? वातापी कोंड की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग ने की और राजधानी क्या रखी? मान्यखेट। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट दक्षिण भारत शासक का शासक था। अब ध्रुव प्रथम था जो राष्ट्रकूट वंश था और ये कहाँ के? दक्षिण भारत का शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करके त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अब देखिए, तीन पक्ष थे। तीन पक्ष कौन कौन से थे? पाल, गुज्जर और राष्ट्रकूट। पाल, गुज्जर और राष्ट्रकूट, ये तीन शासन थे जो कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे, कन्नौज को अपना बनाना चाहते थे, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया, बहुत ही फेमस संघर्ष कहलाया। और दक्षिण भारत के शासक ध्रुव प्रथम। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और एलोरा व एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा हुआ। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा हुआ। चोल वंश राजधानी तंजौर की स्थापना विजयालय ने की। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर। इसकी स्थापना किसने की? विजयालय ने की थी। चोल शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण करके विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत बनाया। अच्छा, चोल शासक थे राजराज प्रथम, उन्होंने श्रीलंका पर पहले आक्रमण किया और उसको जीतकर कुछ प्रदेशों को चोल साम्राज्य का नया प्रांत बनाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया। शिव मंदिर को किस नाम से जाना गया? वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया। और उसका चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर, जिसको वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, बनवाया। आगे देखिए, राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति दी। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम एक जगह है, वहाँ पर बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति दी कि वो बौद्ध मठ स्थापित कर सकते हैं। किसने? राजराज प्रथम ने। और वो कौन से वंश के थे जिनको अनुमति दी थी? शैलेंद्र शासक थे। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी के सफल अभियान के क्रम में पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया। यानी कि गंगा घाटी के सफल अभियान में किसको? पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया, यानी कि हराया। इस विजय की स्मृति में उसने गंगेकोंड चोलपुरम, अब गंगा घाटी के सफल अभियान के क्रम में पाल वंश के शासक महिपाल को जब हरा दिया तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? गंगेकोंड चोलपुरम नगर का निर्माण कराया। और चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। चोल साम्राज्य की जो प्रमुख विशेषता थी वो वहाँ का स्थानीय स्वशासन था। पाल वंश के शासक संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने उदंतपुरी या बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना की। गोपाल ने उदंतपुरी बिहार शरीफ में किसकी? बौद्ध विहार की स्थापना की। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, ये भी बहुत फेमस है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसकी शुरुआत किसने? प्रतिहार नरेश वत्सराज ने की। अभी मैंने बताया था पाल, गुर्जर और कौन थे? राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ
कन्नौज को जीतने के लिए। और प्रतिहार नरेश कौन थे जिन्होंने इसको लड़ा, इस लड़ाई में भाग लिया? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से हुआ। कश्मीर के कारकोट, त्रिपक्षीय संघर्ष का जो अंत हुआ था वो गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से हुआ, यानी कि गुर्जर प्रतिहार की विजय हुई उससे हुआ। अब देखिए, कश्मीर के कारकोट वंश के शासक कौन थे? ललितादित्य मुक्तापिड। कश्मीर के कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापिड थे। ललितादित्य मुक्तापिड प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण करवाया। किसने? ललितादित्य मुक्तापिड ने। सूर्य मंदिर है प्रसिद्ध, मार्तंड का निर्माण करवाया। मार्तंड किसका मंदिर है? सूर्य का मंदिर है। निर्माण किसने करवाया? ललितादित्य मुक्तापिड ने। और ये कौन थे? कश्मीर के शासक थे जो किस वंश से थे? कारकोट वंश से। राजतृंगिनी की रचना किसने की? कल्हण ने की। और कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था। राजतृंगिनी की रचना किसने की? कल्हण ने। और कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था कौन? कल्हण। उड़ीसा के गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह प्रथम ने। आगे देखिए, चंदेल वंश का शासक कौन था? नन्नुक था। चंदेलों की राजधानी थी खजुराहो। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंदेलों ने करवाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। चंदेलों ने कराया। परमारों की राजधानी कौन थी? उज्जैन थी। बाद में कौन सी बनी? धार बनी। परमार वंश शासक भोज एक महान कवि था। भोज कौन था? महान कवि था। भोज ने कविराज की उपाधि धारण की। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भोज की प्रमुख रचनाएं सामरांग, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, विधा विनोद, राजमार्तन आदि प्रमुख हैं। भोज ने धार में एक सरस्वती मंदिर की स्थापना की। सरस्वती मंदिर बनवाया किसने? भोज ने। चौहान वंश आया। फिर अजयपाल ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजयपाल ने किस नगर की स्थापना की? अजमेर नगर की स्थापना की। पृथ्वीराज चौहान को क्या कहा गया? राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई, जिसने क्या लिखी? पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा। पृथ्वीराज रासो क्या है? महाकाव्य लिखा। किसने? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1911 में हुआ, मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, गोरी को हराया। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर की नींव डाली। दिल्ली शहर की नींव किसने डाली? अनंगपाल तोमर ने। पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। सबसे पहले देखिए वंश, देखिए वंश है पाल वंश, संस्थापक गोपाल। सेन वंश, संस्थापक सामंत सेन। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। चंदेल वंश नन्नुक। कलचुरी चेदी कोक्कल। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। ये वंश है, उनके संस्थापकों के नाम हैं। फिर है पल्लव सिंह विष्णु। चोल वंश विजयालय। सोलंकी वंश मूलराज प्रथम। चौहान वंश वासुदेव। चौहान या चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम। चोल वंश के विजयालय। पल्लव वंश के सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग। कलचुरी चेदी के कोक्कल। चंदेल वंश के नन्नुक। अगर आपको ये मैंने पढ़ाया पूरा एंशिएंट भारत, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और लगता है आपको समझ में आया